ठीक है, इसमें वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी कब आएगी, जब हम y को ये एक मिनट ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, इसमें वो कहता है कि मैक्सिमम वैल्यू कब अटेन होगी, जब हमारे पास y इज इक्वल टू h होगा। द मैक्सिमम वेलोसिटी विच अकर्स एट द फ्री सरफेस y इज इक्वल टू h इज obtained फ्रॉम इक्वेशन 3 as this one। यहाँ पे लगा देंगे h, यहाँ पे h लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, खाली क्या रह जाएगा h स्क्वायर, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे देखिए खाली h स्क्वायर आ गया। ठीक है, रो जी साइन अल्फा बाय 2 म्यू इंटू h स्क्वायर। और हमने ये पीछे देखा था शुरू में कि जो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम कैसे आती है, 2/3 टाइम्स मैक्सिमम वेलोसिटी। ये हमने पीछे फॉर्मूला किया था, याद है तो। ठीक है, तो उसने उसको वैसे अरेंज करके क्या कर दिया, 2/3 यू मैक्सिमम फाइंड कर लिया। तो कह रहा है कि हमारे पास इसकी एवरेज क्या रेशो क्या बन गई, 2:3। एवरेज वेलोसिटी बाय मैक्सिमम वेलोसिटी की रेशो क्या हो जाएगी, 2/3। इससे इस वाले यहाँ से देखे ना, ये जो हमने पहले लिखा था इससे यही पता चल रहा है ना, इसकी रेशो क्या रेशो है, एवरेज रेशो मैक्सिमम इज इक्वल टू 2:3। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक। जी यस मैम। मैम। आगे चलते हैं अब। आगे वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, वो कैसे आता है, आप तो हमें याद हो गया होगा कैसे आता है, h इंटू एवरेज वेलोसिटी। h के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, h3 हो जाएगा। और शेयर स्ट्रेस कैसे आएगा, पार्शियल u बाय पार्शियल y। u को करें विद रिस्पेक्ट टू y, डेरिवेटिव देखेंगे ये आ रहा है। यस मैम, यही आ रहा है। y इज इक्वल टू 0 पे फाइंड करना है। ठीक है, यस मैम। चले नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, स्टडी लैमिनर फ्लो अप टू इमिसिबल फ्लूइड्स। इमिसिबल फ्लूइड्स वो फ्लूइड्स होते हैं जो साथ साथ होते हैं लेकिन मिक्स नहीं होते। जैसे हम मैम मिसाल पेज देते हैं, नंबर बता दें। सॉरी बुक का पेज नंबर बता दें। इसके ऊपर लिखा होगा पेज नंबर, मैम यहाँ पे शो नहीं हो रहा। बुक मेरे पास अभी खुली नहीं हुई है, सर मैं देखती हूँ। 2.6 लिखा हुआ, इट्स मीन सेकंड चैप्टर का 6 वाला टॉपिक होगा। पेज नंबर 93 आई थिंक। अच्छा, अब वो कहता है हमारे पास इमिसिबल फ्लूइड्स कौन से फ्लूइड्स होते हैं जो आपस में मिक्स नहीं होते। जैसे हम पानी की और ऑयल की बात करें, वो साथ साथ होते हैं लेकिन मिक्स नहीं होते।
उनकी डेंसिटी डिफरेंट होती है जिसकी वजह से वो मिक्स नहीं हो सकते। तो हमने ऐसे फ्लूइड स्टडी करने हैं जो इमिसिबल है। अच्छा, पहला ही प्रॉब्लम उसने दिया हुआ है लोअर प्लेट फिक्स्ड एंड अपर प्लेट मूविंग। ठीक है, अब आप फिगर देख लो पहले। मैम मैंने क्वेश्चन पूछना है। जी, मैम सिर्फ डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से वो मिक्स नहीं होते, कोई और भी रीजन होती है? हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे फ्लूइड्स भी होते हैं जिनके डेंसिटी का डिफरेंस होता है पर वो मिक्स हो जाते हैं फिर भी। और भी कोई रीजन होती होगी। देखिए, अब अगर आप यहाँ पे देखें ना, इसने डेंसिटी भी डिफरेंट लिखी हुई है और विस्कोसिटी भी डिफरेंट लिखी हुई है। समझ आई? इट मीन्स कि जी ये दोनों चीजें डिफरेंट हैं, तभी उसने उसको उसको 1 का नाम दिया, उसको 2 का नाम देते। अगर सेम होता तो वो दोनों को सेम नाम दे देता। नहीं मैम, वो तो डेफिनेटली उनकी विस्कोसिटी और उनका जो वो डिफरेंट होगा क्योंकि वो फ्लूइड ही दोनों डिफरेंट हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि वो क्या इसकी रीजन सिर्फ यही होगी, उनकी डेंसिटीज का डिफरेंस होगा जिस वजह से वो मिक्स नहीं हो रहा है? क्योंकि घरों में बहुत सारे ऐसे लिक्विड्स बनाए जाते हैं जिनको डिफरेंट किस्म के लिक्विड्स होते हैं, उनको मिक्स करके वो एक मिक्सचर बना लिया जाता है, तो उनमें फॉर डेंसिटी का डिफरेंस होता है पर वो मिक्स हो फॉर जाते हैं। एग्जाम्पल, जैसे घरों में मैम वो दूध सोडा बनाया जाता है, दूध की डेंसिटी और जो सोडा होता है उसकी विस्कोसिटी डेंसिटी भी और होती है। विस्कोसिटी की भी तो बात कर रहे हैं ना कि जी मैम, उन विस्कोसिटी भी दोनों की डिफरेंट होगी। विस्कोसिटी भी ठीक डिफरेंट है, डिफरेंट होगी। ये चेक कर लेंगे इसमें और कौन कौन सी कंडीशंस आती हैं। जी मैम ठीक। ठीक है, विस्कोसिटी और जी डेंसिटी के अलावा और कौन सी कंडीशन होती है कि वो मिक्स नहीं हो पाते। जी मैम ठीक। अब आप ये देखो ना कि हम ऑयल की और वाटर की बात करते हैं, दोनों की डेंसिटी डिफरेंट होती है, मिक्स नहीं होते। विस्कोसिटी भी दोनों की डिफरेंट होती है। ये एक जी पर्टिकुलर वैल्यू, आप देखो जब हम पेपर आप बेशक आगे स्टडी करोगे तो इसमें देखोगे, इसमें लिखा होगा वाटर की डेंसिटी पॉइंट्स में लिखी, नंबर्स में लिखी होती है और उसकी उसमें लिखी होती है। तो उनका हमने देखना हो सकता है कि कुछ की विस्कोसिटी बिल्कुल पास पास या डेंसिटीज बिल्कुल साथ साथ होती हों, डिफरेंट हों लेकिन बिल्कुल साथ साथ हों, तो मिक्स हो जाते हैं। ठीक है। मैम, मुझे थोड़ा सा याद पड़ रहा है, मुमकिन है इसमें मिस्टेक हो, हम्म, लेकिन ऐसा था शायद कुछ जिन मटेरियल्स में या जिन लिक्विड्स में कार्बन होता है शायद वो नहीं मिक्स होते, इस तरह नहीं से था जरूरी नहीं कुछ। होता, जरूरी नहीं है कि कार्बन वाली मिक्सिंग की बात नहीं है। वो भी कंडीशन हो ठीक। सकती है लेकिन वो फैक्ट बात नहीं जी है कि दो फ्लूइड इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि एक में अंदर कार्बन है और एक में कार्बन नहीं है। ठीक। ठीक है, अब समझ जी आइए। ये किसी जी में हो सकता है ऐसे कि वो कार्बन है और वो कार्बन नहीं है और वो मिक्स नहीं हो रहा, लेकिन एक पर्टिकुलरली हम उसको जब मतलब जनरलाइज नहीं कर सकते कि जी कार्बन होगा तो वो मिक्स नहीं होगा। जी ठीक मैम। ठीक है, बाकी इसको जी देख लेंगे कि और क्या कंडीशंस हो सकती हैं उनके मिक्स ना होने की वजह। जी ठीक मैम है। ठीक। अच्छा, अच्छा हम क्या करें, अब इसने कंडीशन ले लिया है कि लोअर प्लेट फिक्स्ड है एंड अपर प्लेट मूविंग है। सिंपल, ये कौन सी कंडीशन है वैसे, लोअर प्लेट फिक्स हो और अपर प्लेट मूविंग हो? कोइटे फ्लो मैम। कोयटे फ्लो। ठीक है, कोयटे ने ये डिफाइन किया था कि हमारे पास अपर प्लेट जो है वो फिक्स होगी और लोअर प्लेट फिक्स होगी और अपर प्लेट मूविंग होगी। Consider the steady laminar flow of two miscible, viscous, incompressible fluids between two parallel plates, distance h apart as shown in figure 2.7. The lower plate y is equal to 0 is fixed and the upper plate moves at a constant velocity u to the right. Can you write to the move further? The pressure gradient in the x direction is 0, that is the motion of the fluid is caused entirely by the movement of the upper plate. The lower half of the region between the plates y0 to h by 2 is filled with fluid with density rho 1 and viscosity mu 1, and the upper half h by 2 to h is filled with fluid of density rho 2 and viscosity mu 2। ये जो मैंने भी पहले आप लोगों को बात कही है।
कि हमारी इस वो कह रहा है 0 से लेके h/2 तक उसकी जो डेंसिटी है वो ρ1 और विस्कोसिटी μ1 है, और उसके बाद h/2 से h तक जो है उसकी विस्कोसिटी जो है वो μ2 और डेंसिटी ρ2 है। Let u1 and u2 be the velocities of the fluid in the lower and upper half of the region respectively। u1 और u2 की वेलोसिटी बताइए, नीचे वाले की u1 और ऊपर वाला u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। Then the boundary conditions that must satisfy by the fluid velocity at the wall and at interface of the two fluids are u1 is equal to 0, y is equal to 0, u2 is equal to कैपिटल U क्योंकि ऊपर वाली प्लेट मूव कर रही है, y is equal to h, और थर्ड कंडीशन से बताइए u1 is equal to u2 at y is equal to h/2। आप देखिए यहाँ पे उसने 3 बाउंड्री कंडीशंस क्यों ली हैं? तीन बाउंड्री कंडीशंस ने यहाँ पे क्यों ली हैं? मैम क्योंकि अब 3 पॉइंट्स हैं, एक स्टार्ट वाला, एक एंड पॉइंट है और एक मिड वाला। बाउंड्री कंडीशंस हम कहाँ पे लेते हैं? बाउंड्रीज पे एंड पॉइंट कंडीशंस होती हैं, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक सॉलिड जो है वो एक लिक्विड के साथ इंटरेक्ट हो रहा है, ऐसे ही है। इसी तरह यहाँ पे भी यही है, Yes, ma'am. दो सरफेसेस जो है वो इंटरेक्ट कर रही हैं। यहाँ पे दो सरफेसेस इंटरेक्ट कर रही हैं, इसलिए हमने ये बात की है कि दोनों फ्लूइड मिक्स नहीं हो रहे। जब दोनों मिक्स नहीं हो रहे तो यहाँ पे क्या हो रही है, उनकी बाउंड्री बन रही है। ये फ्लूइड ये वाला इधर ऊपर ही रहेगा और ये वाला फ्लूइड जो है वो नीचे ही रहेगा। मैम एक दफा U2 कैपिटल U के इक्वल है और थर्ड में U1 U2 के इक्वल है, ये काइंडली एक्सप्लेन कर दें। यही बच्चे मैं अभी बता रही हूँ, अभी बात मेरी पूरी नहीं हुई थी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला फ्लूइड जो है वो इधर ऊपर ही रहेगा और ये वाला इधर नीचे ही रहेगा। इसका मतलब है कि एक बाउंड्री हमारे पास यहाँ पे भी बन गई, 3 बाउंड्रीज होगी हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे वो कहते हैं कि y इज इक्वल टू 0। y जब 0 है यहाँ पे, ये y 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमें पता है कि ये प्लेट जो है वो फिक्स है, इसका मतलब ये है कि u1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे लिख दिया u1 इज इक्वल टू। ठीक हो गया। फिर वो कहते हैं y इज इक्वल टू h। यहाँ पे क्या हो गया, ये प्लेट मूव कर रही है विद वेलोसिटी u, इसका मतलब है कि इस फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो इसके साथ साथ जा रही है और वो हमारे पास कैपिटल U है। ठीक हो गया। अब तीसरी बात होगी यहाँ पे h/2 पे। अब कहते हैं h/2 पे क्या हो रहा है, h/2 पे जो u1 है इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी जो है वो सारी बातें दोनों साथ साथ जा रहे हैं, इस वजह से इन दोनों की वेलोसिटी दोनों की सेम होगी। समझ आ गई जिसने क्वेश्चन किया था? जी मैम क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ पे u2 पे क्या हो रहा है, इसकी वेलोसिटी कैपिटल U है, इस वजह से वो कैपिटल U के साथ है। लेकिन यहाँ पे देखना है हमने असल में देखना क्या है, ये चीज़ देखनी है कि कहाँ पे कहाँ की बात हो रही है। y2 पे क्या हो रहा है, u1 0 है। h y इज इक्वल टू h पे क्या हो रहा है, u2 इज इक्वल टू कैपिटल U है। और h/2 पे क्या हो रहा है, दोनों की वेलोसिटी सेम है, दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। ठीक हो गया। और इसमें यहाँ उसने लिखा हुआ है कि हमारे पास नीचे की वेलोसिटी 0 है, ऊपर उसने ये एक्सप्लेन किया था, और दो प्लेट्स के डिस्टेंस जो है वो कैपिटल स्मॉल h है। एक जो है वो फिक्स प्लेट है, u इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0 पे फिक्स प्लेट है, और y इज इक्वल टू h पे कैपिटल U की वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है। और तीसरी बात उसने ये की थी, द मोशन ऑफ द फ्लूइड इज काज्ड इंटायरली बाय द मूवमेंट ऑफ द अपर प्लेट द लोअर हाफ। ठीक है, जो भी मोशन है, जो मूवमेंट है उसकी सिर्फ और सिर्फ इस अपर प्लेट की मोशन की वजह से, मतलब ये कि उसमें प्रेशर ग्रेडियंट हमने इन्वॉल्व नहीं किया। डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, द कंटिन्यूटी इक्वेशन may be written for each half as follows।
क्या हो रहा है? कहता है कि हमारे पास कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है वो अपर हाफ की क्या होगी, पार्शियल यू वन बाई पार्शियल बाई वन इज इक्वल टू 0 और पार्शियल यू टू बाई, असल में क्या है देखिए क्लास वो वाली चीज़ है, हम पहले क्या लिखते रहे, हम लिखते रहे पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स इज इक्वल टू 0, कंटिन्यूटी इक्वेशन ये लिखते रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो फ्लूइड्स हैं तो दोनों की हमने अलग-अलग लिख दिया है, इसकी अलग लिख दिया यू वन और इसकी अलग से लिख दिया। चीज़ वही है, पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ पे हमने लिख दिया पार्शियल यू वन बाई पार्शियल एक्स इज इक्वल टू 0 और पार्शियल यू टू बाई पार्शियल एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन से हमारे पास क्या आता था, म्यू पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, वही चीज़ है। इस अपर हाफ के लिए अलग से डिफाइन कर दिया, लो हाफ के लिए अलग से डिफाइन कर दिया, चीज़ें दोनों चीज़ वही है, सिर्फ हमारे पास क्या हो गया, वो चीज़ दो दफ़ा आ रही है क्योंकि हमारे पास दो टाइप्स के फ्लूइड। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास एक के साथ C1 आ गया और एक के साथ C2 आ गया। एक इसको इंटीग्रेट किया C1 आ गया और इसको इंटीग्रेट किया C2 आ गया। In order to calculate C1 and C2, we use a condition that the shearing stress is continuous across interface between two fluids. Then y is equal to h by 2 पे दोनों का जो स्ट्रेस है वो कितना होगा, इक्वल होगा। ठीक है, टाउ वन जो है वो फर्स्ट वाले फ्लूइड का स्ट्रेस है और दूसरे वाले का टाउ टू। तो फिगर कहाँ गई, समझ आ गई है ना इस बात की, क्या समझ आ गई है इसकी? ये दोनों फ्लूइड जहाँ पे y इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू 2 है, जिस पॉइंट पे वहां पे दोनों का स्ट्रेस इक्वल होगा। जब दोनों का स्ट्रेस इक्वल होगा तो यहाँ से फिर इसने उसकी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो कहते हैं म्यू वन डी वाई वन इज इक्वल टू म्यू टू डी वाई टू, दोनों इक्वल है, जिससे वो कहते हैं कि आर सी वन इज इक्वल टू सी टू इज इक्वल टू सी। तो उसने उसको एक ही कांस्टेंट कंसीडर कर लिया, दोनों इक्वेशंस को सेम कर लिया। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 5 and 6 विद रिस्पेक्ट टू y we get इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आएगा 5 और 6 को इंटीग्रेट करने से यही आएगी ना इक्वेशन। u1 की वैल्यू फाइंड करनी है हमने यहाँ से, तो u1 की वैल्यू आ गई, ये वाला c1 भी c के इक्वल है, ये वाला c2 भी, दोनों हमने कह दिया कि दोनों c1 c2 जो है वो c के इक्वल है। तो यहाँ पे भी आप देखें c नजर आ रहा है और यहाँ पे भी c नजर आ रहा है, तो u1 हो गया c बाई म्यू वन बाई डी वन और u2 इज इक्वल टू c म्यू टू u प्लस डी टू। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, अब हमने इन दोनों और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों बाउंड्री कंडीशन जो हमने ऊपर डिफाइन की हुई हैं वो हमने लगा दी हैं। सिर्फ इसमें हमने किया क्या, एक्स्ट्रा क्या किया इसके अंदर हमने एक्स्ट्रा ये किया कि हमने दोनों का टेंसर जो स्ट्रेस शेयरिंग स्ट्रेस था वो सेम करके, तो ये जो पहले कांस्टेंट C1 C2 आ रहे थे इसको हमने सेम कर दिया। हमारे पास कितनी बाउंड्री कंडीशंस है, 3 बाउंड्री थ्री कंडीशन बाउंड्री कंडीशंस है। अब इस इक्वेशंस इन दोनों इक्वेशंस को मिलाएंगे तो हमारे पास कितनी बाउंड्री कंडीशंस आ रही हैं, ओ सॉरी कांस्टेंट्स आ रहे हैं। इन दोनों इक्वेशन से हमारे पास कितने कांस्टेंट्स आ रहे हैं, 3 आ रहे 3 आ रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारे 4 1 आ रहा था उसको हमने क्या किया, ये एक एक्स्ट्रा बाउंड्री कंडीशन लगाई है कि जो हमारे पास शेयर स्ट्रेस आ रहे दोनों का सेम आ रहा है, तो उससे हमने क्या किया, इन दो को कंबाइन करके एक ही कांस्टेंट बना लिया। अब हमारे पास टोटल 3 कांस्टेंट हो गए और 3 बाउंड्री कंडीशंस हो गई। अब हम तीनों के वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। अब कांस्टेंट्स की वैल्यू आ जाएंगी सबकी, यस मैम। जी मैम आ जाएंगी।
आप जरा ये फाइंड करें D1 की वैल्यू, D2 की वैल्यू और C की वैल्यू, देखें यही आती है। बाउंड्री कंडीशन कौन सी है हमारे पास? U1 इज इक्वल टू 0, ये रखिए, U1 is equal to 0 at y is equal to 0, U2 is equal to capital U at y is equal to अच्छा U1 is equal to 0 at y is equal to 0, U1 is equal to capital U at y is equal to h, and U1 is equal to U2 is equal to at y is equal to h by 2। ये तीनों कंडीशंस लगाएं और इसकी कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करें, देखें यही आता है, ये फाइंड करें। नीचे आप नजर आ रही है नीचे वाली भी क्वेश्चंस भी? एक ठीक है, क्लास नजर आ रही है, हो जाएंगी, अभी करेंगे फाइंड। अल्लाह का शुक्र अच्छा हो गया काम, लेकिन थक गए थोड़ा सा शुरू में। फाइंड करें ये तीनों कांस्टेंट्स की वैल्यूज। हेलो मैम, आवाज नहीं आ रही। जी जी, आवाज नहीं आ रही मैम। अभी भी नहीं आ रही, अब आ रही है? जी मैम, अब आ रही है। जी मैम इतना ज्यादा आज पढ़ लिए। वैल्यू आ गई है तीनों की। इसके बाद 1 2, चलिए करें, अभी देखते हैं कहाँ तक जाते हैं, कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करें फिर देखते हैं। अच्छा, क्लास में तो कोई भी नहीं मैम बोलता आपके अलावा कि वो तो हो गया? नहीं मैम, आपको स्पेशल मैसेजेस आते हैं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है मैम। असल में ना सबके दिलों के हाल को जानते हैं ना थोड़ा बहुत। बेचारे सुबह से क्लासेस ले रहे हैं। बेचारों को ये एमफिल की डिग्री मिली है ना, एमएस की। मैम दे दे। मैम ये सारी वैल्यूज निकाल के किसी एक इक्वेशन में पुट करके और फिर उसमें अलग अलग कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालें। देखिए हमने असल में क्या करना है इसमें, जब जितने हम प्रॉब्लम फाइंड कर रहे हैं उसमें हम क्या करते हैं, हमें चाहिए होती है यू की वैल्यू, जी ऐसे ही है ना, यू चाहिए होता है हमें कि उसकी वेलोसिटी कितनी आ रही है। उसमें हमें डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, कभी कांस्टेंट कांस्टेंट आ जाते हैं, उन कांस्टेंट्स को हम क्या करते हैं, बाउंड्री कंडीशंस लगा के वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, और फाइनली हमारे पास यू की वैल्यू आ जाती है। सब प्रॉब्लम्स में हमने ये किया है। इस पे भी हमारे पास 2 U1 U2 हो गए हैं,
और कांस्टेंट हमारे पास 3 आ गए हैं, 3 बाउंड्री कंडीशंस हैं। वैल्यू फाइंड करेंगे तो आप देखोगे कि U1 और U2 की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। मैम असल में ना बंदा बोले ना सो जाती है क्लास सारी। इसलिए जगा के बार भी बार रखा नाम नाम लेके जगाना पड़ता है कि इसका फाइंड हो ये गया। भी है। मैम हाफिज भाई ने फाइंड कर लिया। किसने? हाफिज साहब ने फाइंड कर लिया। हाफिज साहब तो 2 हैं। कौन से हाफिज साहब ने? साजिद सजाद ने या वकास ने? हाफिज वकास साहब। अच्छा मुझे भूल गया, आप लोगों में से और कौन थे 2 ऐसे स्टूडेंट थे जो स्टूडेंट टीचर थे? क्या मैम? जी मैम, कौन कौन था? टीचर एक कौन है तो और यहाँ स्टूडेंट पे कौन है? मैम क्लास में वो सर नाहिद भी हैं, उनके भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे, अच्छा और यावर है यहाँ। नहीं, जो टीचर भी यहीं पे हो और स्टूडेंट भी यहीं पे हो। जी मैम, मैं और यावर है, अच्छा और आप टीचर हो सर नाहिद स्टूडेंट हैं हो? और उनके स्टूडेंट। मैम टीचर हैं। मैं तो हूँ और साथ नहीं साहब। अच्छा आप उनके स्टूडेंट हो नईद के? नहीं नहीं मैम, यावर मेरा स्टूडेंट है। अच्छा या और आपका स्टूडेंट, ठीक हो गया। तो क्या सीन मैम चल रहा है मैम अभी तक? टीचर स्टूडेंट को काम करके दे रहे हैं जी या? मैम आवाज नहीं आ रही है। मैंने कहा अभी तक क्या सीन चल रहा है? टीचर स्टूडेंट को काम करके दे रहे हैं या स्टूडेंट टीचर को काम करके दे रहा है? मैम टीचर स्टूडेंट को काम करके दे रहे अभी तक सही है। मैम हम भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे। कल परसों की तो मत मारी हुई है। क्यों, क्या हो गया है? प्यार करने के बाद भी ऐसे लगता है जैसे कुछ भी नहीं आता। क्या करने के बाद लगता है?